चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ेंगे और कुछ देर पहले प्रशांत बात कर रहे थे कि बीएसई और सीडीएसएल में किस तरह की तेजी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट को जितने रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना प्रशांत, आज उनमें सब में तेजी देखने मिल रही है। आप ब्रोकिंग स्टॉक देख लीजिएगा, आज सुबह एंजल वन के नंबर है, उसके बाद उसमें तेजी थी। आप जितने भी एएमसीज है उनको देखिएगा, निपॉन एएमसी में तेजी है, एचडीएफसी एएमसी में तेजी है, कैम्स को देख लीजिएगा, वहां पे भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। तो एक काम करते हैं, हमारे गेस्ट से पूछ लेते हैं कि क्या इनमें कोई पसंद आ रहा है। अमोल जी से आप पूछते हैं। अमोल जी, मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी है, खासकर इन एएमसीज में देखिए या फिर कैम्प्स में देखिएगा, कुछ पसंद आ रहा है इनमें से? एचडीएफसी एएमसी का फॉर्मेशन बेटर है शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक कंसिस्टेंटली स्टॉक ने अप ट्रेंड बना के रखा हुआ है। अगर करेक्शन पे आ रहे तो निचले लेवल पे ज्यादा टिक नहीं रहे स्टॉक, बाउंस बैक भी काफी शार्प है। दूसरा रीजन ये है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है, आज भी बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी डिसेंट है। तो मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है स्टॉक कहीं ना कहीं 200 डे सिंपल मूविंग या फिर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी स्टॉक का उधर ही है, 415 तक का जाने का कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए एक 3940 3920 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। जब तक उसके ऊपर है आई थिंक ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। एचडीएफसी एएमसी ये वो स्टॉक है जो कि पसंद आता है। लेकिन एफएमसीजी स्पेस देखिएगा प्रशांत, यहाँ पे भी 2 दिनों से लगातार गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो भी कमेंट्री आ रही है वो उतनी उत्साहजनक नहीं है। इसके लिए शायद मेरे ख्याल से एफएमसीजी स्पेस जो है वो बजट के बाद चला था, लेकिन अब गिरना शुरू हो चुका है। 2 स्टॉक्स इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है और दोनों फंडामेंटली गिर रहे हैं। टाइटन को देखिएगा 3500 पे खड़ा है और दूसरा एशियन पेंट्स 2300 के नीचे आ चुका है। तो अमित जी, इन दोनों स्टॉक्स को देखिएगा, फंडामेंटल रीजंस तो हम जानते हैं, लेकिन टेक्निकली क्या करना चाहिए? कि यहाँ से तो कंप्लीट निफ्टी एफएमसीजी पैक भी हम देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 50 डीएमए का ब्रेकडाउन इंडेक्स में आते हुए देखने मिल रहा है। डाउन साइड में मुझे लग रहा है इंडेक्स 55,890 के लेवल तक जाने के चांसेस बनते हैं। करंटली अगर जो रिवर्सल या स्टेबिलिटी हमें देखने मिलेगी वो 56,800 के ऊपर ही मिलेगी। अगर 56,800 के ऊपर निफ्टी एफएमसीजी रह जाता है तो मुझे लग रहा है वहां से एक बाइंग बनते हुए देखने मिल सकती है। एशियन पेंट भी हम देखें यहाँ से, तो वैसा कुछ मेजर रिवर्सल हमें काउंटर में देखने नहीं मिल रहा है, बट जो भी खराबी होनी चाहिए काउंटर में हो गई है। मुझे लग रहा है और मेजर यहाँ से गिरावट हमें काउंटर में देखने नहीं मिल सकते। उल्टा हम देखें सामने से तो काउंटर एक सपोर्ट पे चलते हुए देखने मिल रहे हैं। एशियन पेंट का जो सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है वो 2200 का, 2200 के नीचे जाते हैं तो ही हमें सेकंड लेग ऑफ सेलिंग देखने मिल सकती है, वरना यहाँ से मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी रिवर्सल वापस देखने मिल सकती है। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है कोई एफएमसीजी पैक से, तो मुझे लग रहा है एशियन पेंट एंड जुबिलेंट फूड ये दोनों काउंटर अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो एशियन पेंट्स और जुबिलेंट फूड दोनों ही पसंद आते हुए अमित जी को 2200 का स्तर एशियन पेंट्स के लिए खास तौर पे एक अहम लेवल है जिसका ध्यान आपको रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ एंजल वन से स्नेहा सेठ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से आईसीआईसीआई बैंक ने काफी अच्छी स्टैंड दिखाई है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है अराउंड 1200 के आसपास, और वहां से एक रिकवरी देखने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा था, जहाँ पे काउंटर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके एक अपसाइड में जाने के बाद 89 ईएमए के आसपास एक रेजिस्ट करा था, बट कल के दिन काफी अच्छी मूव दिखी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है विद डिसेंट राइटिंग एंड पुट ऑप्शंस। तो मेरा माना यहाँ से और तेजी एक्सटेंड हो सकती है। आई वुड सजेस्ट कि 1300 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें इन द रेंज ऑफ 13 to 14। स्टॉप लॉस उसमें अराउंड 7 का मेंटेन करना है, टारगेट 27 तक के रहेंगे एज पर दी टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस मेंशन। जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5000 और प्रॉफिट पोटेंशियल विल बी अराउंड 9000। बिल्कुल, तो ये है रणनीति स्नेहा जी की तरफ से आती हुई आईसीआईसीआई बैंक पर। शुक्रिया करेंगे स्नेहा इस खास राय के लिए। लेवल्स और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और वरुण, लगातार अब हम आधे पड़ाव को पार कर चुके हैं और इस अगले आधे घंटे में भी तमाम कमाई के मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट में मोमेंटम है उसने एक आत्मविश्वास दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया है और कम से कम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन या इंडेक्स स्तरों पर जिस तरह की रेंज नजर आ रही है उसने एक मजबूती जरूर बाजार को दी है। चलिए एक और सेक्टर पर खास तौर पे बात करते हैं और लगातार जो आज चर्चा में है और वो है खास तौर पे अहम जो MTNL और PSU सरकारी खेमा है, वहां पर एक एक्शन नजर आ रहा है। जमीन नीलामी की खबर से MTNL लगभग 18% यहाँ पर उछला है। सरकार इसी महीने जो है वो BSNL और MTNL के जमीन नीलामी के लिए टेंडर जारी कर सकती है और इसकी वजह से जो रिलेटेड एक्सपोजर वाले बैंक्स हैं उनमें भी एक मजबूती देखने को नजर आ रही है। यूनियन बैंक और IOB 3 से 6% ये भी मजबूत नजर आते हुए। अमोल, मैं आपके पास आऊंगा, हमें बताइए जरा कि ये कैसे लग रहे हैं स्टॉक आपको, MTNL, यूनियन बैंक, IOB, क्या रणनीति लेकर चला जाए? खबर तो हमने बता दी। जी बिल्कुल। MTNL से अगर हम शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक तो जरूर आज 17-18% ऊपर है, बट वोलेटाइल काफी है। ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 21% का रैली हुआ है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और आज का ओपनिंग अगर हम देखते हैं तो गैप अप ओपनिंग के बाद सुबह का जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं स्टॉक ने मेंटेन रखा है। मुझे लगता है टेक्सचर अगर हम ओवरऑल चार्ट का देखते हैं तो वो काफी प्रॉमिसिंग है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से शायद थोड़ा सा रिस्क है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। थोड़ा सा सेटल डाउन होने के बाद उसमें कुछ व्यू दिया जा सकता है। अगर रेंज का बात करेंगे तो 50 का एक सपोर्ट लेवल है और ऑन द हायर साइड 60 का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जहां से प्रीवियस करेक्शन हुआ था स्टॉक में। वो छोड़ के अगर हम यूनियन बैंक के ऊपर अगर जाते हैं, यूनियन बैंक का अगर हम सेटअप देखते हैं तो वो काफी प्रॉमिसिंग है। कंसिस्टेंटली स्टॉक ने हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है और मार्केट में जब भी बुलिश मोमेंटम डेवलप हो रहा है स्टॉक में उसमें फायदा भी दिख के आ रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 114, 115 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेंगे, उसके ऊपर ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड थोड़ा सा मैं अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो 124, 125 उसका एक रेजिस्टेंस लेवल दिख के आ रहा है। IOC में भी अगर हम देखें तो इतना चला नहीं है स्टॉक, एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, बट मोमेंटम जरूर चेंज होने के साइंस दिख के आ रहे हैं। मुझे लगता है 130 एक रेंज ब्रेकआउट लेवल रहेगा। 130 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम स्टॉक में आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। तो स्टॉक में आगे भी आप पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। ये राय आती हुई इन तमाम स्टॉक्स पे, लेकिन साथ ही साथ और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है। कुछ फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी तेजी है। फोर्टिस हेल्थकेयर को आप देख लीजिएगा, बायोकॉन को आप देख लीजिएगा, फिर से बायोकॉन तेजी में आता हुआ। सर, इन स्टॉक्स पे कोई राय है, खासकर बायोकॉन पे आपकी कोई राय है क्या? फोर्टिस के बारे में बोल सकता हूँ। फोर्टिस में यस बुलिश फॉर्मेशन है, 6% चला है स्टॉक। सुबह भी ओपनिंग के बाद एक जो बुलिश सेटअप था वही कंटिन्यू रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी डिसेंट है। एक बड़ा करेक्शन हुआ था, उसके बाद एक स्टॉक में हायर बॉटम फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि एक 650 एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर यही फिर 650 के ऊपर स्टॉक रहता है तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 690, 700 तक भी ये स्टॉक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। राय आती हुई फोर्टिस पे आपको नज़र रखनी है स्टॉक पे, और लेवल्स आपको अमोल जी ने बता दिए हैं। लेकिन चलिए, हमारे और एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग के कुणाल परार जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी मार्केट पे क्विकली उनकी राय ले लेते हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर ईटी नाउ स्वदेश पे। गुड आफ्टरनून सर। क्या करना चाहिए मार्केट में, कैसा ट्रेंड देखने मिल रहा है और क्या मिड कैप स्मॉल कैप में वक्त आ चुका है कि यहाँ पे खरीदारी की जाए? बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम हमें पिछले 1-2 हफ्ते में देखने को मिली है, और खास करके बजट के बाद अगर एक अनसर्टेनिटी थी पर्टिकुलरली बजट को लेके, एंड वो अभी थोड़ी सी सेटल डाउन हो चुकी है। निफ्टी देखने जाए तो 50 MA के ऊपर की वापस मोमेंटम स्टार्ट कर दिए हैं। नाउ एक मेन हर्डल है 200 DMA का, लेकिन अगर ऐसा ही लगा, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो 200 DMA भी इजीली कैप्चर कर लेगा निफ्टी, ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी 24,000 से लेकर 24,400 तक के लेवल दिखा सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव साइड की है इसके बेस पे। ना ये सारी की सारी पॉजिटिविटी में आप देखिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। आप देखिए पिछले कई दिनों से कुछ अच्छी खासी मोमेंटम कुछ स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज ही कहूंगा कि
ये बहुत ही बढ़िया लेवल है। मार्केट ऑलरेडी ऊपर के लेवल से देखने जाए तो 10-12% करेक्ट हो चुका है, वहां से नो डाउट हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन ये पर्टिकुलर लेवल पे हमें एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पोर्टफोलियो आप मिड कैप में बनाइए या स्मॉल कैप में बनाइए। मैं यहाँ पे यही कहूंगा आप 50% पोर्टफोलियो आप लार्ज कैप में बनाए, क्योंकि लार्ज कैप भी यहाँ से बाउंस बैक होने हो रहा है। बाकी का 30% आप मिड कैप में डालिए और बाकी का 20% आप स्मॉल कैप में डालिए। अगर ये वेटेज के साथ अगर आप चलते हो तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन के साथ अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। चलिए, तो ये राय आती हुई मार्केट्स पे मौका अच्छा है, काफ़ी गिर चुका था मार्केट, तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल जो है वो बाजार में देखने मिल रहा है। सर, वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स है पूछने के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिक स्टॉक आपसे पूछना चाहूँगा, ट्रेंड कैसा लगता है सर? आज तेज़ी आई है स्टॉक में, काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक, कल हमने देखा था गिरावट थी, आज रिवर्सल है, खरीदारी के मौके हैं या फिर दूर रहे? अच्छी खासी मोमेंटम हमें ट्रेंड पे रिसेंट डेज में देखने को मिली है। उतना ही नहीं, हमने पहले भी ट्रेंड को लेके कॉल दिया था और वहां पे टारगेट अचीव होते हुए भी हमें देखने मिल रहा था। आज अगर इस लेवल पे अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो जिस हिसाब से जिस लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तकरीबन तकरीबन 5,870 के अराउंड 2% की अपसाइड की मोमेंटम है। मेरा मानना है कि यहाँ पे पोजीशन बना के चला जा सकता है। लोअर लेवल पर जो एसएल यहाँ पे आएगा वो एसएल तकरीबन तकरीबन 5,650 के अराउंड हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर ले तो रिसेंट का जो हाई है 6,200 का, वो उसका पहला टारगेट बन जाएगा और जैसे ही वो ब्रेक होगा 6,550 तक की भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो प्रेजेंट लेवल पे ही खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी ट्रेंड पे। ओके, तो ये राय आती हुई ट्रेंड पे आप अभी भी कर सकते हैं खरीदारी। लेकिन प्रशांत, इसके साथ साथ अगर मैं देख रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप्स में तेजी थी और मिड कैप्स में काफ़ी सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स अब चलना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। आप देखिए, साइंट जैसे स्टॉक है जहाँ पे तेजी देखने मिल रही है, फर्स्ट सोर्स जैसे स्टॉक है जहाँ पे थोड़ी बहुत तेजी देखने मिल रही है। तो एक बार इस पर भी राय ले ली जाए। मेरे ख्याल से अमोल जी से पूछ लेते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। अमोल जी बताइए सर, ये थोड़े मिड कैप आईटी स्टॉक्स फिर से फ्लेवर बनते हुए क्या करना चाहिए इनमें, फर्स्ट सोर्स, साइंट जैसे स्टॉक्स? जी, मोमेंटम बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय है नहीं, बट एक करेक्ट भी सैंड के अगर हम देखें तो करेक्ट भी काफी शार्प हुए थे, तो शायद ये पुल बैक है, और पुल बैक है तो थोड़ा सा लिमिटेड अपसाइड भी हो सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए फिलहाल। अगर कोई 1, 2 या 3 दिन के लिए अगर उस स्टॉक के ऊपर देख रहा है तो मोमेंटम जरूर बुलिश साइड का है, और जब तक मुझे लगता है 1460 के ऊपर सैंड रहता है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बट बड़े व्यू के साथ अगर मैं देखता हूँ चार्ट को तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहूंगा। अगर आईटी पैक में से अगर देखना है तो टेक महिंद्रा एक मुझे देख रहा था, ये काफी कंसोलिडेट हुआ है, तो अगर ये कहीं ना कहीं 1680 क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है इसमें एक बुलिश साइड का मोमेंटम बढ़ने के चांसेस टेक महिंद्रा में दिख के आ रहे हैं। ओके, तो आईटी स्टॉक्स फिर से फ्लेवर बनते हुए, लेकिन हाँ, राय आपको दे दी गई है कि आपको क्या करना चाहिए इन आईटी स्टॉक्स में इन लेवल्स पे। लेकिन अब एक काम करते हैं, हमारे साथ एक मैनेजमेंट जुड़ने वाला है और वो है सिम्फनी का। सिम्फनी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजे जो है वो जारी कर दिए हैं, और नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने मिल रही है। शायद मार्केट को नतीजे पसंद नहीं आए या फिर स्टॉक में पहले से तेजी हो चुकी थी। कैसे रहे नतीजे और आगे इस कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है, नतीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ है सिम्फनी के एमडी कॉर्पोरेट अफेयर्स नुपेश शाह जी जुड़ चुके हैं। शाह साहब, गुड आफ्टरनून और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ईटी नाउ स्वदेश पे। सर बताइए सर, ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि हम जब भी सुन रहे हैं कि थोड़े बहुत डिमांड सबड्यूड है, कोई कहता है कि अर्बन मार्केट में है, कोई कहता है रूरल मार्केट में है। आप बताइए सर, आपके प्रोडक्ट्स के लिए ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट कैसी है, कंजम्पशन ठीक ठाक चल रहा है? वैसे करंट क्वार्टर में हमारा सेल्स ग्रोथ इतना नहीं आया है, बट डिमांड ट्रैक्शन across the geography including semi urban and rural as far as our products are concerned बहुत ही robust है, बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट दिसंबर एंड में हमारे जो 100% एडवांसेस फ्रॉम ट्रेड पार्टनर्स है वो हमारा लोकल सेल से भी ज्यादा है, और हिस्टोरिकल हमारा जो डोमेस्टिक एडवांसेस 31 दिसंबर में रहता था उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा है। हम इसको अभी प्रोडक्शन करके सप्लाई कर रहे हैं, और इसके हिसाब से हम मानते हैं कि मार्च क्वार्टर काफी अच्छा रहेगा।
रिपेश जी, प्रशांत बात कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए। और अगर हम आपके कारोबार की तमाम ख़ास बातों को देखें तो आपने स्टोरेज वाटर हीटर को इंट्रोड्यूस किया है, बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट रहा है। इसके अलावा एयर कूलर के जो है 17 नए मॉडल्स भी जो हैं लॉन्च किए गए हैं। हमें बताइए कि वाटर हीटर की जो एक सेलेक्टिव लॉन्चिंग रही है, जिस तरह से इंट्रोड्यूस आपने किया है, उसका रिस्पांस किस तरह का रहा है, और आगे, क्योंकि आपके पूरे सेगमेंट में कंपटीशन हमेशा तगड़ा रहता है, कारोबार के हिसाब से री इन्वेंट बहुत करना पड़ता है, तो उस हिसाब से आगे क्या तैयारी है? तो हमारे वाटर हीटर में मेजर यूएसपी, इतने सालों से इतने सारे वाटर हीटर प्लेयर्स है, किंतु वो जो इनोवेशन नहीं कर पाए वो हमने किया हुआ है। तो वो स्किन के लिए काफी बेहतर है, वो एक इनोवेशन किया है। हेयर फॉल के लिए काफी बेहतर है, और वो हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो ये हमने सिलेक्टेड मार्केट में, सिलेक्टेड सिटीज में दिसंबर क्वार्टर में लॉन्च किया, और जनवरी में ई कॉमर्स और D2C ऑल इंडिया लॉन्च किया हुआ है। और अभी इनिशियल रिस्पॉन्स ट्रेड का एज वेल एज कस्टमर्स का काफी बढ़िया है। आप AI पावर्ड वाटर हीटर्स की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, राइट? क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा कि AI जो है वो इस पूरे सेगमेंट को किस तरह से डिसरप्ट कर रहा है सर फिर? नहीं, तो इसमें हमारे AI फीचर में कस्टमर रिमोट वाटर हीटर भी ऑपरेट कर सकता है। नॉट ओनली दैट, रिमोट डिस्टेंस से वो काफी कुछ फीचर्स भी अप्लाई कर सकता है, और वॉइस कंट्रोल भी है। अपार्ट फ्रॉम हार्डकोर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, मैंने जो बोला कि हेयर फॉल के लिए और स्किन के लिए काफी तगड़ा टेक्नोलॉजी हमने इसमें लाए हुए हैं, और इसी हिसाब से हमने इस प्रोडक्ट सेगमेंट में एंट्री ली है। सर, एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है और खासकर आपका मेक्सिको और चाइना में भी प्रेजेंस है, तो इंटरनेशनली जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको देखते हुए आपका वहाँ के लिए क्या आउटलुक है? क्या आपको भी कोई दिक्कतें होंगी? हमारे 9 मंथ्स के और इस क्वार्टर के मेक्सिको और चाइना के परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। इंटरनेशनली हमारा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया हुआ है। However, on account of international issues and situation, वहां हमें फॉरेक्स लॉस बेयर करना पड़ा। वो बेसिकली नोशनल है, तो रिस्पेक्टिव करेंसी टू INR में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस क्वार्टर में हमें करीबन 8 से 9 करोड़ की मार्क टू मार्केट लॉस जो नोशनल है वो हमें बुक करनी पड़ी। नोशनल लॉस अभी तो बुक करना पड़ा है, आगे पता नहीं अगर हालात और ख़राब होंगे और क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट जो है वो शायद हो सकता है। चलिए शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रिजल्ट्स पे बात करने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे सर। तो चलिए प्रशांत, ये तो मैनेजमेंट थे जो कि बताते हुए कि क्यों इनके कंपनी में ओवरऑल दिक्कतें रही, क्रॉस करेंसी हेडविंड्स देखने मिली। और प्रशांत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी के में मैं ये देख रहा हूँ कि AI पावर्ड हीटर भी आ गया। मतलब AI कहाँ कहाँ जा रहा है? अरे सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो अभी इवॉल्विंग स्टेज हम ये मान के चल रहे हैं कि किस तरह से जो है वो कारोबार, खासतौर पे एडॉप्शन पावर देखिए कि कंपनियां धड़ाधड़ AI की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं। एक्चुअली धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे हैं। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद AI पावर्ड वाटर हीटर होगा जिसमें आप बटन दबाइए, AI आपका पानी वानी गर्म कर देगा और आपको दे देगा। बिल्कुल। चलिए, तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी तो मैनेजमेंट था, आगे इस कंपनी में, इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे क्या रहा है नीचे, और बाकी और सारे स्टॉक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बहुत सारा एक्शन। अब हम आखिरी पड़ाव की ओर वरुण पहुंच चुके हैं, और इन सब के बीच में आपसे आप थोड़ी देर पहले एक चुनिंदा फार्मा स्टॉक की बात कर रहे थे और उस पर नजरिया आपने लिया, लेकिन खास तौर पे अगर हम देखें हेल्थ केयर और फार्मा में तो आज एक अलग तरह का एक्शन नजर आ रहा है। जरा स्ट्राइड्स फार्मा लेकर आइए, 7% की यहाँ पर तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ मैं एक और स्टॉक को जोड़ देता हूँ और वो है बायोकॉन।
लंबे वक्त बाद पकड़ में आया है और यहां पर लगभग 5.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। कुणाल बताइए, बायोकॉन, स्ट्राइड्स फार्मा कैसे लग रहे हैं दोनों आपको? वेल, सबसे पहले बायोकॉन की बात कर लेते हैं। एक अच्छी खासी मोमेंटम बायोकॉन में हमें देखने को मिल रही है एंड आने वाले दिनों में लग रहा है कि और भी यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। मुझे याद है जब तक लास्ट मंथ हमने बायोकॉन यहाँ पे सजेस्ट किया था और 383 के टारगेट दिए थे, 391 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर उछाल भी देखने को मिल सकता है। 405 जैसे 405 ये क्रॉस करेगा आपको वन वे डायरेक्शन में ऑल टाइम हाई के नजदीक ये स्टॉक लेके जाएगा और ये स्टॉक तकरीबन आप कह सकते हो कि 460 470 तक के लेवल अचीव कर सकता है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एंड अगर मैं स्टार की बात करूँ तो जिस हिसाब से स्टार फिलहाल ट्रेड कर रहा है, स्ट्राइड्स फार्मा में भी कहीं ना कहीं एक मोमेंटम अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ये भी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे, एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा वो एसएल आएगा 700 का। टारगेट की बात करूंगा तो जिस हिसाब से स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे 765 और जैसे वो ब्रेक होता है 820 तक के लेवल यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्राइड्स फार्मा और बायोकॉन दोनों पर खरीदारी की राय यहां पर बनती हुई आती हुई कुणाल जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, लेकर आते हैं आपके लिए मुनाफे का ऑप्शन। और आज हमारे साथ है जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जी। अक्षय, गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड आफ्टरनून प्रशांत। तो बैंकिंग स्टॉक्स लाइमलाइट में है, बैंक पॉलिसी शुक्रवार को है, उसके चलते ऑप्शन मुनाफे के ऑप्शन के लिए स्टॉक चुना है फेडरल बैंक, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से। तेजी का व्यू है डेरिवेटिव और टेक्निकल पैरामीटर्स के चलते और 185 ये स्ट्राइक आपको 27 फरवरी की बाई करनी है करंट मार्केट प्राइस पे। 9 और 11 ये दो टारगेट एरिया से आपको बाई करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2.75 ऑप्शन प्रीमियम पर। अप्रोक्सीमेटली आप ये स्ट्रैटेजी में एक राउंड ऑफ 12,000 का प्रॉफिट पोटेंशियल लेके चलिए और 7,500 ये एक मॉनेटरी रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे स्टॉप लॉस बना के चले। शुक्रिया अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो फेडरल बैंक बैंकिंग स्टॉक आज फ्लेवर में है और फेडरल बैंक का 185 का कॉल ऑप्शन जो है वो आप खरीद सकते हैं। 4.5 से 5.5 रुपए के आसपास ये मिल रहा है। 9 से 11 रुपए के आसपास के लक्ष्य और 2 रुपए 75 पैसे का आप रखिएगा एक स्टॉप लॉस। लेकिन हाँ, क्योंकि ये एक ऑप्शन का कॉल है तो आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी है, स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। और सेबी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग जो है वो नुकसान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट पावर प्ले का। कुणाल जी बताइए, पावर प्ले में आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं? 2 स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। टाटा केमिकल जो फिलहाल 930 पे है वो खरीदारी करके आप चलिए। 895 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करना है। 957 का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट है 1000 रुपीज का। एंड दूसरा जो है आरती इंडस्ट्रीज है, 465 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 447 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 479 का पहला टारगेट है और जैसे ही ब्रेक होता है 502 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोनों ही केमिकल स्पेस की कंपनी टाटा केमिकल और आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह है। लेवल्स आपको कुणाल जी ने बता दिए हैं। चलिए शो को रैप अप करेंगे और कुणाल जी से विदा लेंगे। कुणाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर कोई डिस्क्लेमर? वेल, जितना भी स्टॉक डिस्कस किया उसमें पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ओके, शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और शो में अपनी राय देने के लिए। इस शो को यहीं रैप अप करेंगे, लेकिन मार्केट में है फुल एक्शन नो डाउट। आज प्रशांत, निफ्टी हल्के लाल निशान में आ चुका है, हालांकि लाल और हरे निशान के बीच में झूल रहा है, लेकिन असली एक्शन है छोटे मझोले स्टॉक्स में, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो यहाँ आगे किस तरह की तेजी देखने मिलेगी और क्या ये तेजी टिकाऊ है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ये सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले शो में। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मानसी दवे।
बाजार में कल की जोरदार तेजी के बाद आज एक सीमित दायरे का कारोबार हो रहा है और कहीं ना कहीं हम डाइवर्जन भी साफ देख रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में। निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है, 23,750 के आसपास है और निफ्टी बैंक में जो तेजी है वो है 300 अंकों के आसपास की। आज जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो तेजी वाले खिलाड़ियों के पक्ष में है। आप देखिए करीब 1900 शेयर मजबूत हैं और 700 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छे गेंस के साथ कारोबार हो रहा है। एक चिंता बाजार के लिए जरूर है और वो है रुपया। रुपया आज नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया। आज वैसे शुरुआत कमजोर नहीं हुई थी, लेकिन अभी पिछले 1 घंटे में अचानक से रुपया स्लाइड किया है और जो नया निचला स्तर है वो है 87 रुपए 48 पैसे $1 का भाव। यह बाजार के लिए चिंता जरूर है, लेकिन जिस तरह से एफआईएस की खरीदारी लौटी है, कल 800 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में नेट बाइंग रही, इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक्स फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग रही, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर हुआ है और हाल फिलहाल के जो नतीजे आए हैं वो भी ठीक ठाक हैं। तो बजट के बाद मूड अच्छा है। अब जो अगला ट्रिगर बाजार के लिए होगा वो होगा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का और उम्मीद ये की जा रही है कि दरों में यानी कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती आरबीआई की तरफ से हो सकती है, तो लिक्विडिटी का एक और बूस्टर आरबीआई की तरफ से बाजार को मिलने की संभावना है और इस उम्मीद में हम खरीदारी देख रहे हैं। अब बैंकिंग शेयरों में 300 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक। आज हम देख रहे हैं कि फिर से शुरुआत में लीडरशिप की पोजीशन ले रहा था। इंडसइंड बैंक में भी अच्छी खरीदारी है, लेकिन अगर हम दो धड़ों में बाजार को अगर देखें तो आज मेटल में, एनर्जी में, माइनिंग स्टॉक्स में वहां पर खरीदारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो कंजम्पशन वाले शेयर बजट के बाद थोड़ी गर्मी दिखा रहे थे वहां पर प्रॉफिट टेकिंग का माहौल आया है। एशियन पेंट्स, टाइटन, नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, ये सभी के सभी गिरने वाले शेयर हैं निफ्टी में और अधिकता उनकी है। एलएनटी में भी आज कल की अच्छी तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, 1.25% की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। सवाल यह है कि पॉलिसी से पहले बाजार में आपको अगर खरीदारी करनी है तो कहां करनी है। इंडेक्स में क्या निफ्टी बैंक एक सही पॉइंट पर है, क्योंकि 50,000 का क्रूशियल जंक्चर को पार करके अभी 50,500 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे और अपने एक्सपर्ट से ये भी समझेंगे कि आखिरी 1 घंटे के लिए आपकी ट्रेडिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1 घंटे तक हम शो में करने क्या वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर अपने एक्सपर्ट को हम जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज बाजार में आपको ट्रेड के मौके कहां पर मिलेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। मार्केट एट 3 हम लेकर आएंगे 3 बजे। 3:15 पर होगा बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड और इसके साथ साथ इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल के लिए कौन सी इवेंट्स फोकस में होंगे उसकी हम चर्चा कर लेंगे 3:20 पर। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीकांत चौहान, जतिन गेडिया और देवांग शाह। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है तीनों स्वदेश पर। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बाजार में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी, स्थिरता, अच्छे संकेत एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। एक चिंता बाजार के लिए जो दिख रही है वो है रुपए की वीकनेस। आप आखिरी के 1 घंटे में इंडेक्स में क्या कोई ट्रेड सुझाना चाहेंगे? निफ्टी तो थोड़ा सुस्त है कल की बड़ी तेजी के बाद, लेकिन निफ्टी बैंक का मोमेंटम बरकरार है, 300 अंकों की तेजी। आपको बेहतर क्या लग रहा है? बिल्कुल, तो गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट बना है और इनफैक्ट कई दिनों से हम 23,500 के लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ये अटेम्प्ट फेल हुआ था। बट बजट के बाद और स्पेसिफिकली ये जो यूएस से जितने भी न्यूज़ फ्लो बने हैं, उस न्यूज़ फ्लो के बाद मुझे लगता है कि मार्केट में एक स्थिरता आ गई है। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि 23,600 के जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे उसके बाद के, वहाँ पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बना रहेगा। और अगर मार्केट में बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर करेक्शन आ भी जाता है 100 पॉइंट का, तो मुझे लगता है कि शायद 23,650 के करीब अच्छा सपोर्ट मिल भी जाएगा मार्केट को। बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि अगर इन लेवल्स पे भी अगर कुछ आने वाले दिनों के इवेंट्स को अगर कंसिडर करते हुए कुछ पोजीशन बनानी हो, तो मुझे लगता है 23,600 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि ये मार्केट यहाँ से अगर रैली करता है तो हम वापस से एक बार 24,000 से लेकर 24,100 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो 23,600 का स्टॉप लॉस रखें और निफ्टी पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बिल्कुल बना सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वैसे कई सारे स्टॉक्स एक्शन में है, लेकिन स्पेसिफिकली कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स अगर आप अभिषेक जी देखेंगे तो वहां पे अच्छी खासी तेजी बनी है। और मुझे लगता है अभी भी एक स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो है यूटीआई एएमसी। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है और यहाँ पे अगर तेजी बनती है तो हमें लगता है कि 1200 तक के टारगेट्स ये बना सकता है। स्टॉप लॉस रखें 1070 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ मिड कैप आईटी में तेजी बनेगी तो एलटीआई, माइंट्री
ये स्टॉक लॉन्ग करके चल सकते हैं, खरीद के चल सकते हैं। और यहाँ पे अगर तेजी करनी है तो स्टॉप लॉस रखें 5970 का। टारगेट्स नजर आते हैं 6200 के। एब्सोल्युटली श्रीकांत जी, सही कहा आपने, कैपिटल मार्केट से जुड़े जो स्टॉक्स है उसमें एक्शन है, एक्सचेंज एंसिलरीज में एक्शन है, और यही बात कह सकते हैं एक तरह से प्रमाण है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है फिर से बाजार की तरफ रुख कर भी रहे हैं, इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, और बाजार में जो बिकवाली का दौर था, भले ही इस वक्त आज रैशनली मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो जो दौर गिरावट का था छटता हुआ नजर आ रहा है। संभलने की पूरी कोशिश अब। मिड कैप आईटी पर भी आपकी नजर, और यूटीआई एएमसी पर खरीदारी की राय। निफ्टी में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 23,600 का स्टॉप लॉस मानकर चलना होगा। 24,000 और 24,100 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा का पूरा हफ्ता इवेंट स्पेसिफिक रहने वाला, ध्यान रखिएगा। क्रेडिट पॉलिसी के ठीक पहले बैंक्स फाइनेंशियल्स पर खास तौर से नजर भी रहेगी। लेकिन चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। श्रीकांत जी के क्लोजिंग ट्रेड्स हमने जाने, बाकी एक्सपर्ट्स से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड्स, बाजार पर उनका नजरिया क्या है ये जानते हैं। एंजल वन से हमारे साथ देवांग शाह भी जुड़ गए हैं। देवांग, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी नजर कहां पर है इस वक्त मार्केट में? स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहां ढूंढ रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की, तो यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर वापस एक अट्रैक्शन देखा है स्टॉक के अंदर। अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक्स ने अपसाइड रिज्यूम किया, तो हमें लगता है इसमें मिल सकता है। कल है स्टॉप लॉस रखना है 507.50, टारगेट है 538। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा HDFC बैंक। जैसे हमने देखा आज बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छा एक पॉजिटिव हमने स्ट्रक्चर देखा है। HDFC बैंक की बात करें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने मिला है, तो ये लेवल से खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना 1700 रुपए का, टारगेट है 1790। ठीक है, तो फर्टिलाइजर स्पेस से चंबल फर्टिलाइजर पर भरोसा है देवांग का। खरीदारी के मौके वहां पर उनके टारगेट स्टॉप लॉस है चंबल फर्टिलाइजर पर। स्ट्रैटेजी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके अलावा बैंक्स फाइनेंशियल्स जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, अब देवांग की भी मोहर यहां पर लगती हुई। HDFC बैंक पर भरोसा कायम। 1790 तक के टारगेट्स आगे मजबूती के साइड देखे जा सकते हैं। हमारे साथ जतिन गेड़िया भी जुड़ गए हैं मिरर एसेट शेर खान से। जतिन, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी राय क्या होगी बाजार पर? स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहां पर ढूंढ रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो डे ऑफ कंसोलिडेशन है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि अंडरटोन अभी भी बुलिश है और हम लॉन्ग साइड की तरफ ही ट्रेड्स सजेस्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि 24,150 के आसपास तक एक रैली हो सकती है, जो एक 20 वीक का एवरेज है। तो 24,150 तक की अपसाइड कंसिडरिंग करते हुए हम दो स्टॉक्स जो लॉन्ग साइड की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं, वो वन ऑफ द रिकमेंडेशन है वो गेल इंडिया है। तो गेल इंडिया में हमने एक शार्प रन अप देखा था पिछले दो ट्रेडिंग सेशन के बाद, एक कंसोलिडेशन हुआ था और आज फिर से एक अपमूव रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है कि नया स्विंग ऑन दी अपसाइड बन सकता है इन दी केस ऑफ गैस अथॉरिटी। लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी। 174 का स्टॉप लॉस रहेगा और 189 से 196 के टारगेट्स रहेंगे। जो दूसरा रिकमेंडेशन है होगा वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में होगा। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप के बाद 2 दिनों का एक कंसोलिडेशन हुआ था और कंसोलिडेशन में वो अपने आर्ली मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करके फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो क्रॉम्पटन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 361 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 384 के। क्रॉम्पटन पर बुलिश है जतिन, और दूसरा जो शेयर है गेल, हम ठीक ठाक इंटरेस्ट देख रहे हैं आज ऑयल एंड गैस शेयरों में, और उसका एक उदाहरण ये भी है। 189 और 196 दो टारगेट होंगे गेल के लिए, और स्टॉप लॉस 174 का, और क्रॉम्पटन के लिए जो टारगेट होगा 384 का, 361 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। और रुपए में हम देख रहे हैं कि कमजोरी लगातार गहरा रही है। आज फिर से रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया फिसल गया। क्या रुपया और गिरेगा? इस कमजोरी की वजह क्या है, और RBI की तरफ से क्या कोई सपोर्ट देने वाले मेजर्स और आ सकते हैं? इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिनहन बैंक के कुणाल सुदानी। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। कुणाल जी, ऐसा लगा कि रिकवरी आ जाएगी। हमने 87-29 के लेवल देखे, फिर वहां से रिकवर किया। आज हम देख रहे हैं कि 87.5 रुपए के आसपास के भाव हो गए $1 के। क्या ये वीकनेस और गहराएगी, और इसके पीछे जो बड़े रीजंस आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका शो के लिए। अगर हम रुपये की बात करें, आज के सेशन की अगर पर्टिकुलरली बात करें, तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग सेशन रहा है।
बिकॉज अगर आप ये देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है ऑलमोस्ट 109.90 से करंटली अराउंड 107.60 के आसपास, ये काफ़ी शार्प कूल ऑफ देखा गया है। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस की बात करें तो वो भी स्टेबल है अराउंड $75-76 के आसपास। एशियन करेंसीज की भी बात करें तो वो शांत है। अगर हम चाइनीज युआन की बात करें तब भी वो 7.27 7.28 के आसपास है, जबकि कल 7.33 के आसपास था। सो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव ड्रिवन मूव नहीं है, रुपये में ये क्लियरली दर्शाता है। ना हमने देखा इक्विटीज में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा गया जब डॉलर रुपये 87 हाफ भी टच हुआ। सो अगर हम चारों फैक्टर्स देखें तो कहीं ना कहीं रुपये का कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा आज की वीकनिंग का। तो फिर हुआ क्या और ये इतना वीकेंड क्यों हो गया? बिकॉज जैसे आपने राइटली शुरुआत की, जैसे हम ग्लोबल फैक्टर्स पे थोड़ा सा कूल ऑफ देखा गया, सिमिलरली आई थिंक ट्रेडिंग मेंटालिटी एंड ट्रेडर्स ने भी कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेट किया कि शायद एक 87.25 87.29 जो रीसेंट हाई था वो इंटरिम टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा था, बिकॉज कूल ऑफ काफी शार्प दिखाई दिया था ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। अगर हम इसको नंबर्स की बात करें, जैसे हमने डॉलर इंडेक्स पे बात की, तो यूरो डॉलर भी 1.0220 से सीधा 1.04 प्लस लेवल्स पे आ गया था, जो डॉलर इंडेक्स में भी रिफ्लेक्शन था। बट आज का मूव वॉज क्लियरली दो रीजन से। एक, जैसे मैंने कहा कि एक टॉप लेवल काफी ट्रेडर्स ने डिफाइन किया था, तो काफी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। ना ही हम बात कर रहे सिर्फ ट्रेडर मेंटालिटी की, बट काफी नॉक इन नॉकआउट ऑप्शंस होते हैं जहां पे एक ऑप्शन बैरियर क्रिएट होता है कि अगर इस ऑप्शन लेवल के अगर ऊपर जाता है तो एक कंप्लीटली अनहेज पोजीशन ऑफ सिनेरियो हिट हो जाती है एंड स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। एग्जैक्टली वही पोजीशन आज देखी गई। तो हमने ये देखा डिफेंस बाइंग भी थी शुरुआत से ही, बट दैट वाज नॉट वन ऑफ द मेजर रीजन। मैं उसे नहीं कहूंगा कि ये मेजर रीजन था। मेजर रीजन कहीं ना कहीं ये स्टॉप्स वजह जो बैरियर ऑप्शंस हम कहते हैं, कहीं ना कहीं बड़े स्टॉप्स वहां पे हिट हुए देखे गए हैं आज। अगर आप क्रूशियल मुझे इनसाइट्स पूछे शेयर करने के लिए रुपए की वीकनेस को लेकर आज अगर हम बात करें तो मेटल में अच्छा मूव है। मेटल के अलावा हम देख रहे हैं कि माइनिंग और कुछ कुछ ऑयल एंड गैस में भी आज अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन कंजम्पशन का मूड, मतलब हम बातचीत कर रहे थे कि 1 लाख करोड़ रुपए की सेविंग्स लोगों के हाथ में आएगी और उससे कंजम्पशन वाले शेयर चलेंगे। 2 दिन चले, उसके बाद फिर से हम देखने की गिरावट वाला ही ट्रेंड हावी होता हुआ दिख रहा है। टाइटन पर एक व्यू चाहिए आपसे श्रीकांत जी। टाइटन कैसा लग रहा है आपको? और वीक होता हुआ दिख रहा है शेयर ये? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे अगर टाइटन की अगर बात करें तो वैसे ये स्पेसिफिक न्यूज फ्लो आने के पहले ये स्टॉक काफी चल चुका था और 3650 3700 के करीब अगर आप देखें तो इसमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। टेक्निकल्स के बेसिस पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है, क्योंकि स्टॉक अभी भी एक मैं कहूँगा कि करेक्टिव पैटर्न में है। और अगर करेक्शन आता है तो वापस से हम एक बार 3350 से लेकर 3400 तक के लेवल्स देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम गोल्ड की अगर बात करें तो जब भी गोल्ड के प्राइजेस में तेजी बनती है तब मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बेचने वाले स्टॉक्स होते हैं, टाइटन है या मे बी कल्याण ज्वेलर्स है, इनमें थोड़ी गिरावट बनती है। और जो गोल्ड फाइनेंस करते हैं, गोल्ड के बेसिस पे गोल्ड के ऊपर जो फाइनेंसिंग करते हैं जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, वहां पे तेजी बनती है। तो जैसे भी गोल्ड बढ़ते जा रहा है और अपने ऑल टाइम हाइस पे आ चुका है, तो मुझे लगता है कि उसकी दिक्कतें शायद इस स्टॉक में दिख रही है। और मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे, लेकिन 3400 या उसके नीचे के लेवल्स में कुछ खरीदारी करके चल सकते हैं। तो या उसके नीचे के लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह। कंजम्पशन सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन कुछ वायदा बाजार से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में मुनाफे का ऑप्शन। और इस घंटे का ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे आप आज? जी गुड आफ्टरनून। सो मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा जो काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन अब वहाँ रिवर्सल के सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। वो है पीवीआर आइनॉक्स। यहाँ पर एक टेक्निकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनता नजर आ रहा है, पर आज स्टॉक आप देखोगे तो अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मुझे लगता है कि आखिरी के आधे घंटे में या कल के दिन इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 1140 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो करीबन 46 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 55 रुपीज का और स्टॉप लॉस रहेगा 42 रुपीज का।
पीवीआर आइनॉक्स पर खरीदारी की राय 1140 के कॉल खरीदने की सलाह यहां पर दी जा रही है। अधिकतम मुनाफा 3660 और अधिकतम नुकसान 1620 रुपए का हो सकता है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी इसी के साथ हम लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स की हमने बात की थी, लेकिन इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से कई और स्टॉक्स पर आज भारी दबाव दिखा है। बजट के दिन काफी तेजी दिखी थी, लेकिन वो ट्रेंड आज रिवर्स होता हुआ नजर आया। यूनाइटेड ब्रूअरीज 3% नीचे, नेस्ले, ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स सभी स्टॉक्स में 2 से 2.5% की गिरावट दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी इन एफएमसीजी स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी और क्या ये ट्रेंड रिवर्सल जो है वो गहराता हुआ नजर आएगा इन स्टॉक्स पर? देखिए, ओवरऑल एफएमसीजी पैक में आई थिंक बजट के ऐलान के बाद जो मोमेंटम आया था वो कहीं ना कहीं थोड़ा फिजल आउट हो गया है, लेकिन हमें लगता है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। आई थिंक किसी में कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली एक शार्प रन अप के बाद जो हम अपसाइड की तरफ कंटिन्यूएशन ऑफ दी पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, लेकिन इससे अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है। अगर जो हमारी प्रिफर्ड पिक की बात करो तो हमें लगता है कि डाबर जो आज आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वो अपने अर्ली मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि डाबर में एक अपसाइड की तरफ मूव बन सकता है। कल से आई थिंक सेशन में हमें अप मूव देखने मिल सकता है। एक कंसोलिडेशन फेज ही है, हम लोग इसे ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान रहे। हमें लगता है कि फिर से 550 555 तक का एक मूव डाबर में बन सकता है। तो कोई करंट स्तरों पे लॉन्ग करता है तो 518 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा है। हमें लगता है कि नो नीड टू वरी एज ऑफ नाउ। ये एक राय आपको मिलती हुई डाबर के स्टॉक पर, लेकिन इस बीच अगर मार्केट पर एक नज़र डालें, वॉलेटाइल है इस वक्त हम देख रहे हैं, लेकिन मौके काफ़ी सारे दे रहा है। एक्शन ज़रूर है इस वक्त मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक्स एंड फाइनेंशियल से, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से, मेटल स्टॉक से आपको नजर आएगा, जैसे HDFC बैंक, ONGC, ICICI बैंक, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। वहीं कंजम्पशन में ITC, डाबर, HUL, टाइटन, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं। साथ ही SBI को भी इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। यहाँ पर बिकवाली का दबाव, SBI तो इनफैक्ट नंबर्स भी आने वाले हैं कल, और उससे ठीक पहले कॉशियस आउटलुक इस वक्त देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को इस वक्त अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि लगभग सारे सेक्टर्स एक्शन जरूर दिखा रहे हो। उसमें आगे एनर्जी और मेटल सेक्टर खड़े हैं, PSU बैंक का खेमा, बैंक्स फाइनेंशियल से निजी बैंक क्षेत्र भी है, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और कुछ हद तक IT ने भी कमान संभाली है। ऑन दी फ्लिप साइड आज FMCG और रियल एस्टेट सेक्टर में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है। लेकिन नतीजों का दौर चल रहा है और जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव सरप्राइज जहां नंबर्स दिखा रहे हैं वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। ब्रोकरेज का भी लगातार हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स का आना जाना लगा है। जो नंबर्स नेगेटिव आ रहे हैं वहां पर नेगेटिव डाउन साइड भी नजर आ रही है। कल वायदा बाजार के भी नतीजे आने वाले और निफ्टी की 6 कंपनियों के नंबर्स की लिस्ट है। लिस्ट आपके सामने रख देते हैं। भारतीय एयरटेल के नतीजे कल आने वाले हैं, ब्रिटानिया, ट्रेंट, ITC, हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही SBI के नतीजे कल के सत्र में आते हुए देखने को मिलेंगे। सारे के सारे नतीजों से ठीक पहले नतीजों के अनुमान हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको समझ आए कि नतीजों से एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें क्या लगाकर चलनी है। SBI जिसका जिक्र अभी हमने किया, नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं करीब 1.5% की गिरावट, कॉशियस अप्रोच इस वक्त है। एक्सपर्ट से उस पर राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले नतीजों का अनुमान लेकर हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हैं। गौरव से जानते हैं SBI के नतीजों से क्या उम्मीदें लगानी है। गौरव बताइए। जी हाँ, अगर हम SBI की बात करें तो कहीं पे काफ़ी अच्छी नतीजों की एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट के। तो सबसे पहले नंबर समझ लेते हैं। अगर हम बात करें एडवांसेस की तो वहाँ पे 14% की ग्रोथ जो कि इंडस्ट्री से ज़्यादा हो सकती है वो एक्सपेक्टेड है SBI से। डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे 11% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट CD रेशियो जो है SBI का वो कम है और इसके चलते हुए कहीं पर भी एडवांसेस पे ये डिपॉजिट्स का ग्रोथ जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पर 7% की ग्रोथ जो है वो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन है इस क्वार्टर में हमें देखने को
मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे ग्लोबल जो रेट है इंटरेस्ट रेट उस पर थोड़ा प्रेशर है। और इसी के चलते अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करें तो वहाँ पे एक सीक्वेंशियली 2 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन जो है देखने को मिल सकता है। बट इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कॉस्ट टू इनकम रेशियो की तो वहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए कहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 29% की ग्रोथ जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा कंसर्न्स उनको नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो क्रेडिट कॉस्ट है वहाँ पे 0.5% पे ही स्टेबलाइज हो सकता है। और इसी के चलते अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कहीं पे 77% की ग्रोथ जो है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इसी क्वार्टर में अगर हम बात करें लास्ट ईयर में कुछ वेज रेट रिवीजन का इम्पैक्ट देखने को मिला था और इसी के चलते ये जो नंबर्स है वो एलिवेटेड दिख रहे हैं, बट ओवरऑल एक हेल्दी नंबर जो है एसबीआई की तरफ से हम इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आखिर में अगर हम बात करें कमेंट्री की तो कहीं पे जो मूवमेंट है Q3 में स्लिपेजेस की कैसे रही ही एग्री बुक को लेके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ साथ आगे जाके ये जो स्ट्रेस कैसे उनको देखने को मिल रहा है, आगे जाके ROA का ट्रैजेक्टरी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगी वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और अगर एसबीआई का कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है और एसबीआई अगर कैपिटल रेज के लिए कुछ पॉइंट्स देखेगा तो वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा मैनेजमेंट की तरफ से। बट ओवरऑल एक अच्छे नंबर जो है Q3 में हम एसबीआई की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है गौरव, शुक्रिया नतीजों से पहले नतीजों के अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। तो स्टेबल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स एंटिसिपेटेड है, असेट क्वालिटी स्थिर रहने का अनुमान है तीसरी तिमाही में। वहीं कमजोर एग्री सेगमेंट से नए एनपीएस में क्या बढ़ोत होती या नहीं इस पर खास नजर होगी। ROAs को लेकर मैनेजमेंट कमेंट्री क्या देती है, कैपिटल ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन के आंकड़े पर भी नजर रखनी होगी। ठीक ठाक नतीजे, अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, लेकिन नंबर्स से ठीक पहले श्रीकांत जी करीब 1.5% की कमजोरी एसबीआई के पर नजर आ रही है। टेक्निकली आपकी राय एसबीआई पर क्या होगी? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जो एक टेक्निकल पैटर्न बना है वो काफी मिक्स पैटर्न है। 780, 780, 85 के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक में बना हुआ है और सपोर्ट में तकरीबन मुझे लगता है कि 740, 745 के रेंज में अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हमें यही लगता है कि एक रेंज के अंदर है, कंसोलिडेशन जारी है। तो अगर इस रेंज के लोअर बाउंड्री पे अगर ये स्टॉक आता है, कल के दिन में शायद करेक्शन अगर आ जाता है या कुछ क्वार्टरली नंबर्स आने के बाद अगर कोई गिरावट अगर आती है तो ये स्टॉक तकरीबन 745-40 के करीब मुझे लगता है बिल्कुल इसे हम खरीद के चल सकते हैं। हमें लगता है कि वापस से एक बार रिजल्ट का जो ओवरहैंग है वो निकल जाएगा तो उसके बाद ये स्टॉक वापस से एक बार 800 के लेवल्स क्रॉस कर सकता है। लेकिन करंट लेवल से मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस लेवल्स काफी दूर है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल अनफेवरेबल है। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करें और बाय करने के लेवल्स रहेंगे 45 से लेकर 40। एब्सोल्युटली, सो वॉच लिस्ट में रखा जाए, कॉशियस नजरिया बनाना है और नतीजों से ठीक पहले कॉशियस ट्रेंड भी स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहा है। तो संभल कर एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, उसके बाद कोई पोजीशंस लेने के बारे में ज़रूर सोचा जा सकता है यहाँ पर। लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे इवेंट्स ट्रिगर्स कौन से ये आपको बताने हैं, BTST STBT ट्रेड्स कौन से हैं बताने, और साथ ही हीरो मोटर कॉर्प जिसके नतीजे भी आने वाले हैं उसके अनुमान भी लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखिए आधे घंटे हो गया शो को शुरू किए हुए, लेकिन ना तो निफ्टी के लेवल में कोई चेंज है ना तो निफ्टी बैंक के लेवल में कोई चेंज है। बिल्कुल स्थिर बाजार हम देख रहे हैं, एक रेंज का ही कारोबार है। निफ्टी में 6 अंकों की गिरावट है, निफ्टी बैंक में 300 अंकों की तेजी है और एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, न ही चढ़ने और गिरने वाले शेयरों में कोई उलटफेर देख रहे हैं। लेकिन आज जो मार्केट प्लेटफॉर्म से जो जुड़े शेयर हैं या फिर कैपिटल मार्केट से जुड़े जो शेयर हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी है। एंजल वन में अच्छे आज नंबर्स आए थे, करीब 7% ऊपर ये शेयर है। कैम्स में तेज़ी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि BSE, CDSL ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दिवांग, कहीं आपकी नज़र गई है, कोई शेयर आप रेकमेंड करना चाहेंगे एंजल वन को छोड़कर? तो जैसे हमने बैंकिंग फाइनेंस में बात की, बैंकिंग सेक्टर से बात की, HDFC बैंक काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है, तो ये लेवल से भी खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस जैसे हमने बात की 1700 का स्टॉप लॉस 1790 के टारगेट के लिए, तो ये सेक्टर बैंकिंग सेक्टर्स में हमें लगता है कि अच्छा हमें अट्रैक्शन देखने मिल सकता है। HDFC बैंक पसंद है देवांग को। रिलायंस पर भी एक लगे हाथ फिर व्यू ले ही लेते हैं, क्योंकि रिलायंस में हमने तेजी देखी, फिलहाल दिन के निचले स्तर पर आकर यह कारोबार कर रहा है। 1280 रुपए के भाव हैं। श्रीकांत जी, रिलायंस बाय ऑन डिप करें इसको?
श्रीकांत जी? रिलायंस में भी अगर आप देखें तो यस अभिषेक जी, अगर रिलायंस की भी अगर बात करें तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे भी जो एक है वो एक रैली के बाद का एक पॉज हुआ है। रैली तो यानी मैं कहूँगा कि जो कल के दिन में जो हमने एक बड़ी बढ़त देखी थी उसमें करेक्शन आ रहा है, और इस करेक्शन के बाद समवेयर आई थिंक 1270-75 यानी कि इधर से 10-15 रुपए का करेक्शन शायद और आ सकता है। लेकिन अगर एक पोजिशनल व्यू हो तो बिल्कुल करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर हो तो मुझे लगता है कि इसे अवॉइड करें, थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, 1270 के करीब आने दीजिए, तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेटर रहेगा। और अगर यहाँ पे लंबी अवधि का नजर है तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 1350 के लेवल्स के करीब ट्रेड होते हुए नजर आएगा। रिलायंस को लेकर ये व्यू। आईजीएल में हम देख रहे हैं कि आज अच्छी स्ट्रेंथ है और अपने स्ट्रेंथ को बिल्कुल सुबह से ही कायम रखा हुआ है। हालांकि जो 1 घंटे में जो शुरुआती तेजी बनी ना, उसके बाद हमने फिर रेंज में फंसे हुए शेयर को भी देखा है। तो बाजार का जैसा स्ट्रक्चर है, कई सारे स्टॉक्स भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईजीएल फिलहाल 205 रुपए के पास है, 6% की तेजी है। जतिन, कैसा लग रहा है आपको ये शेयर, और कितनी मजबूती की उम्मीद इसमें आप कर रहे हैं? और देखिए, ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है भी है, आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, मेजरली ये जो 3 कंपनीज हैं, इसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सभी में एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नजर आए हैं। और हमें लगता है कि प्रीफर्ड जो पिक होगा वो आईजीएल होगा, इंद्रप्रस्थ गैस। हमें लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक हैमर पैटर्न बना था डेली चार्ट्स के ऊपर, और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें फॉलो थ्रू ऑन दी अपसाइड देखने मिला है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तक ये जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है। ऑन दी अपसाइड जो इमीडिएट हर्डल नजर आ रहा है या तो इमीडिएट टारगेट नजर आ रहा है वो 213 के है, 213 से 215 की रेंज तक और अपसाइड, इमीडिएट अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर जो करंट लेवल्स पे कोई फ्रेश एंट्री ले रहा है तो हमें लगता है कि 201 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 213 से 215 के। ₹1 प्रति शेयर का स्टॉप लॉस और 213 से 215 तक के लेवल्स आईजीएल पर नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच टेलीकॉम सेक्टर पर नजर डालते हैं। एमटीएनएल के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। खबर है कि सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल की माली हालत सुधारने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के लैंड बैंक के मोनेटाइजेशन को मंजूरी दे दी है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ सुमित चतुर्वेदी हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? एमटीएनएल के स्टॉक में भारी तेजी आज के सत्र में दिखी है। एमटीएनएल के जो कह सकते हैं कि रिवाइवल की राह और आसान हो गई है। सरकार ने उसके एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो है उसको और आसान बनाने की राह को मंजूरी दी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो बैठक हुई थी उसमें ये तय किया गया है कि डीडीए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कुछ चार्जेस जो है एमटीएनएल के जो चार्जेस जिससे इसका अड़चने थी इसके लैंड बैंक को सेल करने में, उनको हटा लिया, उनको रिलैक्स किया जाएगा और इससे अड़चने हटा ली जाएंगी। एमटीएनएल बीएसएनएल लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो जमीन है उसको ओन करते हैं। अब ये जमीन बेची जाएगी बाकी बिडर्स को। इसके लिए बिडिंग जो है वो इस महीने ही करने की संभावना है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जो वो जुटाएगी एसेट मोनेटाइजेशन से। एसेट मोनेटाइजेशन जो है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इसमें और पैसा डाला जाएगा और इसके जरिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। इसमें बड़ी जो लैंड है वो एमटीएनएल के पास है और इसकी 16,000 करोड़ की जो लैंड है, जमीन है, इसका जो बेचने का है वो रास्ता साफ हो चुका है। इससे लगभग जो 32,000 करोड़ का जो डेट है उसको भी उतारने में आसानी मिलेगी। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर आज भारी गिरावट दिखी है। सिम्फनी 9% की गिरावट के साथ कारोबार। थर्मैक्स जैसे स्टॉक्स में भी 5.5% की गिरावट है। देवांग, आपसे राय लेना चाहूंगी। सिम्फनी और थर्मैक्स निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है, क्या राय होगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? तो सिम्फनी की बात करें तो हमने देखा प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था स्टॉक ने वहीं पर ही आके करेक्ट हुआ है। पॉसिबल है और यहाँ पे और करेक्शन देखने मिल सकता है। डेफिनेटली ये लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी बिकॉज रिस्क रेट फेवरेबल नहीं है, बट पॉसिबल है स्टॉक 1250 1230 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। जहां तक इमीडिएट रेजिस्टेंस की ना बात करें, जो स्टॉक का रेजिस्टेंस आ रहा है 1350 का आ रहा है, तो ये लेवल ध्यान में रखिए। बट ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है सिम्फनी का।
तो ये नजरिया सिम्फनी पर। इस बीच बाजार में पिछले कुछ मिनटों में गिरावट 23,700 के पास 36 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो ये अभी भी हरे निशान में 235 अंकों की तेजी के साथ 50,400 के पास। और कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर एक्शन है, और उसी में से एक सेक्टर पर नजर डालेंगे जहां पर आज गिरावट दिखी है, रियल एस्टेट सेक्टर 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के सत्र में। शोभा, फीनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज सभी स्टॉक 3.5 से 5.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। जतिन, क्या राय होगी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर? भारी बिकवाली आज के सत्र में दिखी है। यस, अगर जो रियल एस्टेट स्पेस की बात करूं तो मोस्ट ऑफ दी रियल एस्टेट स्पेस में आज हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सस्टेनेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन हम अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर पॉजिटिव है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है वो अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के आसपास थम जाएगा। अगर जो इसमें हमारी प्रिफर्ड पिक की बात करूं तो हमें लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज एक हमारी प्रिफर्ड पिक है। हमें लगता है कि आज का जो प्राइस एक्शन है उसका क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो अराउंड 2270 से लेके 2255 की रेंज में आ रहा है। तो करंट स्तरों से थोड़ा 1 या 2% का डाउनसाइड है मैक्सिमम। हमें लगता है कि वहाँ जो क्रूशियल सपोर्ट है वो होल्ड करके फिर से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करना चाहिए। इसके लिए ये जो प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें नहीं लगता है कि एक नया ट्रेंड ऑन दी डाउन साइड शुरू हुआ है। हमें लगता है प्रीवियस जो राइज हुआ था 2100 से लेके 2500 तक का जो राइज हुआ था उसका एक पुल बैक आना है। ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इस वक्त सेंटिमेंट्स जैसे बाजार के पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, इसमें ये स्टॉक्स भी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और बाजार की अगर बात करें, करीब 150 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आप देख पाएंगे। ऑटो एंसरी की चाल जहां पर कल एक्शन हम देख रहे थे, निफ्टी भी देखिए लाल निशान में तब्दील होता हुआ, बिकवाली का दबाव यहां पर भी देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में इस वक्त वॉलिटिलिटी बिल्कुल नजर आ रही है और बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए। फेयर इंडेक्स इंडिया विक्स पर भी फोकस करना चाहिए, वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं इस पर। बैंक निफ्टी ने अब भी अपनी तेजी को कायम रखा है, लेकिन इंडिया विक्स फेयर इंडेक्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% के गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स में अब भी चाल जो है वो ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन बेंचमार्क्स जो है वो कमजोरी के साइंस इस वक्त वॉलिटिलिटी झेलते हुए। इस बीच चुनिंदा पॉकेट्स, चुनिंदा स्क्रिप्ट्स हैं, चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा खासा एक्शन भी दिखा रहे हैं। अभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का ही अगर जिक्र करें, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए। CLSA की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, और साथ ही गुजरात गैस भी लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि हम देख रहे हैं स्टॉक में मजबूती, ऑलमोस्ट 2.5% के गेन्स गुजरात गैस में भी, और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड तो ऑलमोस्ट 5 to 6% की तेजी दिखाते हुए। CLSA की रिपोर्ट की माने तो उनका ये कहना है कि IGL ने अब तक CNG प्राइसेस बढ़ाए नहीं है दिल्ली में पिछले 3 महीनों से, और साथ ही MGL गुजरात गैस ऑन दी फ्लिप साइड उन्होंने प्राइसेस में बढ़ोतरी कर दी है। तो प्राइस हाइक जो आने वाले दिनों में हो सकते हैं वो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए खासतौर से की ट्रिगर हो सकते हैं, और इसी के चलते स्टॉक में री रेटिंग भी हो सकती है। IGL के स्टॉक प्राइस पर श्रीकांत जी एक राय आपसे जानना चाहेंगे, और साथ ही गुजरात गैस में भी लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती है। तो बिल्कुल देखिए, अगर IGL और गुजरात गैस दोनों के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो यही लग रहा है कि इनमें और तेजी आ सकती है। वैसे देखा जाए तो लिमिटेड अपसाइड नजर आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मुझे लगता है कि 225 तक के लेवल्स IGL आने वाले कुछ दिनों में रजिस्टर कर सकता है। और अगर गुजरात गैस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न बना है, और यहाँ पे अगर तेजी करनी हो तो मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो काफी नजदीक है। 450 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा पोजिशनल व्यू के साथ इसे खरीदे। अगर इसमें तेजी बनेगी तो ये स्टॉक कम से कम वापस 530 से लेकर 550 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स मुझे लगता है कि दोनों के लिए काफी अट्रैक्टिव है अगर खरीदना है तो। ओके, अट्रैक्टिव है अगर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं तो। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे तो बिल्कुल बरकरार रखें, यही राय एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको मिलती हुई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर। इस बीच हीरो मोटर कॉर्प के चार्ट्स को भी एक बार देखना चाहिए। इस वक्त
तेजी जो नजर आ रही थी वहां से मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि आधे % के गेंस के साथ ये स्टॉक अब भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल आने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के नतीजों से पहले आइए जानते हैं अनुमान क्या है, कौन सी चीजें, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर खासतौर से नजर रखनी है। रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफे, मार्जिन के फ्रंट पर किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए नतीजों में नजर आ सकते हैं, बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, वीक डोमेस्टिक डिमांड तो रही है, मोटरसाइकिल सेल्स भी कंसर्न है, कैसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे? हीरो मोटोकॉर्प के नतीजों की बात करें तो इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए टू व्हीलर सेगमेंट में एक अंडर परफॉर्मर रहा है बीती तिमाही, जहां पर इसकी सेल्स को अगर हम देखें तो साल दर साल फ्लैट और तिमाही दर तिमाही 4% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दूसरी तिमाही के बाद जब इसके मार्जिन 18 क्वार्टर्स के हाईएस्ट स्तर पे थे, वहां से हमने ज़रूर देखा कि जो वॉल्यूम फ्रंट पे जो ग्रोथ उम्मीद की जा रही थी वो जो है अनुमान के मुताबिक नहीं रही। उसी के साथ साथ जो है मार्जिन पे भी इस बार प्रेशर आते हुए हम जरूर देख सकते हैं, क्योंकि 14.5% जो मार्जिन दूसरी तिमाही में थे अब वो घटकर 14% पे रहेंगे। हालांकि साल दर साल ये सपाट जरूर माने जाएंगे। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो जी हाँ, जो कि एवरेज रियलाइजेशन और जो कि दाम बढ़ाए गए हैं साल दर साल बाइक्स में, उसके चलते और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते इनके प्रॉफिट में थोड़ा साल दर साल इजाफा जरूर हो सकता है, जहां पे 1122 करोड़ हम ये आंकड़ा आने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं सिंगल डिजिट ग्रोथ इनके रेवेन्यू और एबिटा में भी हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अब बात करें आने वाली कमेंट्री की, तो वहां पे देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि कंपनी रूरल में सेंटिमेंट किस तरीके से बिल्ड इन होते हुए देख सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं यूनियन बजट में काफी अच्छी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। मिडिल क्लास को जो है और भी अब रकम उनके हाथ में आती हुई दिखेगी, तो उसको लेकर क्या कुछ एक्साइटमेंट है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही कंपनी ने 14 से 16% की अपनी लॉन्ग टर्म जो मार्जिन गाइडेंस है उसको इंटैक्ट रखा था, वहां पर कुछ वो बदलाव करती है या नहीं ये भी हम ट्रैक करेंगे। और मार्च 2025 तक नए लॉन्चेस की भी वो बात कर रहे थे, तो उसके बारे में भी जानकारी जो है हम जरूर समझना चाहेंगे मैनेजमेंट से। पर इस बार आंकड़ों पे कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें। 14% मार्जिन कंपनी सस्टेन कर पाती है या नहीं ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही कमेंट्री पर भी हमारी नजर है। ओके, मार्जिन्स कितने कंपनी सस्टेन कर पाती है इस पर नजर रहेगी, और मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी खास तौर से में एक नजर रखनी होगी। ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अभी 1 तारीख को ही आकर गए हैं। जतिन, नतीजों से पहले स्टॉक में मोमेंटम आधे % का दिख रहा है, लेकिन नतीजों से उम्मीदें तो कम ही लगाकर चल रहे हैं हम। आपकी राय क्या होगी हीरो मोटोकॉर्प पर? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में लास्ट आई थिंक 2 ट्रेडिंग सेशन से एक पुल बैक जरूर आया है, लेकिन वी आर पॉजिटिव ऑन दी स्टॉक। उसका रीजन ये है कि जो 4000 के लेवल से 4500 तक की रैली हुई थी, टेक्निकली एक 5 वे एडवांसिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस है इन दी केस ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। और ये जो हमें सपोर्ट्स की तरफ पुल बैक देखने मिल रहा है 4200, 4150 बहुत ही एक क्रूशल फिबोनाची सपोर्ट है, जहाँ पे एग्जैक्टली अभी हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगर जो रिजल्ट के पहले व्यू जानना है तो हमें लगता है कि वी आर पॉजिटिव क्रूशल सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए, तो ये एक राय इस वक्त हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट्स पर मिल रही है। लेकिन इस बीच बाजार में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बिल्कुल नजर आ रहे हैं। इस वॉलेटिलिटी के बीच आपको क्या करना चाहिए? बस चंद मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग को। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके BTST STPT ट्रेड्स लेंगे। और कल काफी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, इसमें डाइवर्सिफाइड FMCG स्पेस से जुड़ी कंपनी ITC के भी नतीजे आने वाले हैं। इसके अनुमान भी समझने की कोशिश होगी। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर तो आया है, क्योंकि निफ्टी 50 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो तेजी हम देख रहे थे करीब करीब 300 अंकों के आसपास की थोड़ी सी गिरावट वहां पर भी है। अब 250 अंकों के आसपास की हम तेजी देख रहे हैं। एक वजह आप रुपये से भी जोड़ के देख सकते हैं कि रुपया रिकॉर्ड लोस पर जाकर कारोबार कर रहा है। 3:17 हो गए हमारे तीनों एक्सपर्ट तैयार हैं। उनसे ये समझते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT के मौके बाजार में कहां पर बनेंगे। शुरुआत श्रीकांत जी आपसे ही करना चाहेंगे। बताइए आपकी BTST के ट्रेड्स, एक ट्रेड है या फिर 2 ट्रेड्स हैं? श्रीकांत जी। देखिए, हाँ बिल्कुल। वैसे फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी बनी है, कुछ स्टॉक्स वहां पे रिकवरी का फॉर्मेशन बना रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1190-95 के करीब ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से अगर खरीदते हैं
तो हमें लगता है कि ये 1250-60 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और यहाँ पे अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा एट 1160 जो आज के लोवेस्ट लेवल्स है। तो 1160 के स्टॉप लॉस के साथ 1260 1280 के टारगेट्स के लिए औरोबिंदो फार्मा को खरीदे। बाकी मुझे लगता है कि बाकी मार्केट थोड़ा करेक्ट हो सकता है शायद पहले क्रेडिट पॉलिसी के पहले, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी डिप्स की स्ट्रेटजी बाजार में काम करेगी। थोड़ी गिरावट आए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बड़ी सिंपल टारगेट स्टॉप लॉस 1260 के टारगेट से 1160 के स्टॉप लॉस होगा अरविंदो फार्मा के लिए श्रीकांत जी की तरफ से। जतिन, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और क्या ट्रेड आपको समझ में आ रहा है कल के लिए या फिर इस पूरे हफ्ते के लिए? नहीं, मैं लॉन्ग साइड की तरफ एक ट्रेड देना चाहूंगा। वो ट्रेड होगा फोर्टिस हेल्थ केयर में। तो फोर्टिस हेल्थ केयर में हमने देखा है डेली चार्ट्स के ऊपर एक 3 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। पैटर्न वाइज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। तो हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में भी। हमें लगता है कि ऊपर में 690 का एक अपसाइड टारगेट बनता है, और अगर जो करंट लेवल्स पे कोई एंट्री लेता है तो उसको 658 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो फोर्टिस हेल्थ केयर BTST लॉन्ग की सलाह रहेगी। फोर्टिस हेल्थ केयर BTST ये भी लॉन्ग की सलाह। तो दोनों जो स्टॉक मिले हैं वो डिफेंसिव स्पेस के मिले हैं। फार्मा से 690 का इसमें आपको टारगेट लगा के चलिए, 658 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा फोर्टिस हेल्थ के लिए। तो अरविंदो और फोर्टिस हो गया। देवांग, आप बताइए आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है? आप भी क्या डिफेंसिव के साथ जाना चाहेंगे या फिर कोई और शेयर है? करना चाहूंगा BSE में। BSE का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे काफी पॉजिटिव दिख रहा है। अभी भी एक अच्छा मोमेंटम आज देखने मिल रहा है। 5700 का स्टॉप लॉस रखना है 6050 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये 3 शेयर आपके लिए हो गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपके लिए अच्छे मौके बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और जो कल निफ्टी के 6 नतीजे आने वाले हैं उसमें से कुछ कंपनीज पर भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कई सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। यूनियन बैंक 5% की तेजी यहाँ पर। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सभी स्टॉक्स में 3% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में दिखी है। देवांग, क्या राय होगी इन PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर, और अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजिशंस है तो क्या करने की सलाह होगी? तो यहाँ पे स्टॉक से अप्रोच रखने की सलाह रहेगी। जैसे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की, स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। स्टॉक में सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया। हमें लगता है इसमें और अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है, बिकॉज जो RSI है वो भी ओवरसोल्ड से बाहर आया है। तो अराउंड 225 230 तक के जोन देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। सपोर्ट यहाँ पे 210 का है, तो ये स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में बने रह सकते हैं। नजरिया बैंक ऑफ बड़ौदा पर, लेकिन इस बीच एंजल वन स्टॉक पर नजर डालेंगे। ऑपरेशनल अपडेट्स आए जनवरी के महीने के जो काफी अच्छे थे। कंपनी ने मार्केट शेयर गेन्स एंजॉय किए हैं। क्लाइंट बेस में 50% का उछाल दिखा है सालाना आधार पर। काफी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा, लेकिन एंजल वन 6% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। जतिन, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? देखिए, एंजल वन की अगर जो बात करूं तो एक डेली चार्ट्स के ऊपर फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल है ऑन दी अपसाइड। जो इमीडिएट अपसाइड हमें दिखता है इज अराउंड 2620 2630 लेवल्स, जहां पे 40 डे का एवरेज रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इमीडिएटली हमें लगता है आज के प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए कि कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम ऑन दी अपसाइड कंटिन्यू ही देखने मिल सकता है। करंट लेवल्स पे कोई एंट्री लेता है तो 2430 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 2520 और 2550। श्रीकांत जी, ITC पर एक टेक जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कल ITC के नतीजे हैं, और नतीजों की अगर अनुमान की बात करें ऑन दी फेस ऑफ इट रेवेन्यू और मार्जिन्स के फ्रंट पर, रेवेन्यू के फ्रंट पर इनफैक्ट बढ़त का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट की आशंका भी जताई जा रही है। कि एक्सपेक्टेशंस एंड मॉनिटरेबल्स की अगर बात करें, डिमांड आउटलुक रूरल और अर्बन का कैसा रहता है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, रॉ मटेरियल ट्रेंड्स, एग्री बिजनेस का आउटलुक और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ये कुछ चीजें हैं जिस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। नतीजों से पहले कॉशियस है, ITC पर एक क्विक टेक दीजिएगा।
तो देखिए वैसे अगर आईटीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। बजट के दिन पे 470 के करीब था, अभी 450 के करीब आ चुका है। मुझे लगता है थोड़ा अगर और करेक्शन अगर होता है तो 445 43 तक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि वापस से एक बार हम 470-75 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबे अवधि का नजरिया हो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 550 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे खरीद के चले, और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के व्यू से पोजीशन इसमें बनानी चाहिए। बिल्कुल, थैंक्स फॉर दैट व्यू श्रीकांत। बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, क्लोजिंग अगर देखें कल की जोरदार तेजी के बाद आज एक सीमित दायरे में बाजार इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन हमने देखा उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी भी नजर आई, और इस वक्त अगर आप देखेंगे मेटल पैक से जुड़े स्टॉक्स, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक काउंटर्स और मेजर प्लेयर्स लाइक अडानी पोर्ट्स है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी आज दिन भर जान रही। एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स और इन्फोसिस और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेयर्स हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहे। अच्छा एक्शन वहां पर भी देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया, तो करेंसी को लेकर कंसर्न्स अब भी कायम है, जिस पर खास तौर से आपको नजर बनाकर चलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिले ना मिले, भारतीय बाजार अपनी चाल जो है उसे कायम रख रहा है और अब कह सकते हैं कि बाजार संभलने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल होती हुई। अनुमान से कमजोर नतीजे आए टाइटन के, उसके बाद 3% स्टॉक फिसला। इसके अलावा एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स की अगर बात करें, एमसीएक्स, सीडीएसएल, बीएसई, कैम्स, ये सारे स्टॉक्स आज दिन भर अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहे हैं और आज क्लोजिंग के वक्त भी आप देखेंगे करीब 4-5% की तेजी। सीडीएसएल के स्टॉक प्राइस में 4%, कैम्स करीब 7% का इजाफा, बीएसई लिमिटेड भी ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर, एक्सपर्ट्स भी लगातार इस पर पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई एशियन पेंट्स पर, उसके बाद एशियन पेंट्स के स्टॉक प्राइस में गिरावट हाथ लगी, बिकवाली का दबाव। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स, पेट्रोनेट एलएनजी, ओएनजीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ये सारे स्टॉक्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अच्छा खासा एक्शन दिखा रही थी। पीएसयू बैंक्स और एमटीएनएल जैसे स्टॉक्स आज दिन भर फोकस रेडार पर रहे। ऑफकोर्स न्यूज फ्लोज थे और न्यूज फ्लोज का ही इंपैक्ट देखने को मिला। क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी 50,300 के लेवल्स पर इस वक्त क्लोज होता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी आज भी देखने को मिल रहा है। लाल निशान के साथ बिकवाली पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है और इस बीच ब्रॉडर मार्केट्स में काफी ज्यादा एक्शन और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दिन भर नजर आए। श्रीकांत जी, जतिन जी, देवांग जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना रुख हमारे साथ रखने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे, अभिषेक और आशीषा को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।